एपिसोड स्टार्ट होता है और वूरी सोच रही थी मैं इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गई थी इस बात से जब उसने कहा था कि मैं उसकी साइड पर रहूं। मुझे उस वक्त ना कह देना चाहिए था, लेकिन मैं ना कह ही नहीं पाई। उसकी कितनी मदद करना ठीक रहेगा। मेरा रोल एक टीचर का है जिसको अपने स्टूडेंट की मदद करनी है, लेकिन उससे ज्यादा अटैच नहीं होना है। एक टीचर होने के नाते मुझे लाइंस ड्रॉ करना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या साइड लाइन में खड़े होकर देखना ठीक रहेगा। फिर जीहो को देखते हैं जो कि रायजुन का पोस्चर ठीक कर रही थी और वूरी सोचती है कि ये तो वही पास्ट डेट डुएक्स है जिसके बारे में रायजुन ने मुझे बताया था। ये एक नॉर्मल सा डांस है, लेकिन मैं इन दोनों को एक रिदम पर डांस करते हुए इमेजिन कर पा रही हूँ। उनकी हर मूवमेंट एक रिदम पर परफेक्ट बैठ रही है। इस बात को देखकर सुकून मिलता है। कोई उस जगह को भर सकता है जिसको मैं नहीं भर सकती, लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से मेरे दिल में बहुत भारी सा महसूस हो रहा है। तुमने अपने लिए काफी अच्छा पार्टनर चुन लिया है रायजुन। डांस की वजह से दोनों क्लोज आने लगते हो और ये देखकर वूरी अचानक से छुप जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार मैं छुप क्यों गई। वो दोनों एक ऐसी दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मैं पहुँच नहीं सकती। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये सीन देखकर डेजा वू सा फील हो रहा है। मुझे ये सोचकर डर लगता है कहीं मैं रास्ते की रुकावट न बन जाऊं, और इस बात ने ये क्लियर कर दिया है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी अचानक रायजुन को फील होता है कि वहाँ पर कोई खड़ा था। जीहो कहती है क्या हुआ। रायजुन कहता है कुछ भी नहीं, वैसे मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आप रहन दो क्योंकि आगे मैं खुद कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे खुद ही करना है। और जीहो सोचने लगती है कि वही इसकी जानी पहचानी नजरें, वो रायजुन जो कि मेरी हर जिद को पूरी कर देता था, वो भी बिना किसी शिकायत के। सरप्राइज की बात है कि डांस को लेकर उसका एक जिद्दी रूप भी है और मुझे ये अच्छा लग रहा है। कंपटीशन में फेल होने के बाद मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसका सारा खर्च मॉम को इंश्योरेंस से उठाना पड़ा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई क्या मैं बस अपने जिद्दीपन के कारण पहले कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो वक्त अच्छा लगता है जो कि मैं प्रैक्टिस रूम में रायजुन के साथ बिताती हूँ। रायजुन ही वही कारण है जिस वजह से मैंने बैलेट स्टार्ट करा था, और वही वो कारण है जिस वजह से मैं अभी तक बैले कर रही हूँ। तभी वो रायजुन से कहती है कि रायजुन क्या तुम मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में चलोगे। दूसरी तरफ वूरी को देखते हैं जो कि बस में बैठी हुई थी। तभी कोई बस में चढ़ता है। ड्राइवर कहते हैं हे बच्चे ऐसा मत किया करो, ये खतरनाक है। और देखते हैं बस के अंदर रायजुन चढ़ा था। वूरी सोचती है कि रायजुन यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो प्रैक्टिस कर रहा था ना। रुको, कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं आया है। शायद से कोई अर्जेंट काम आ गया होगा क्योंकि उसने अपने बाल भी नहीं सुखाए हैं। हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रेंजर्स की तरह लग रहे हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिए मैं अपना ध्यान वहीं पर लगाऊंगी जिस तरफ मैं देख रही हूँ। फिर उसकी जगह आ जाती है, इसलिए वो बस को रोक देती है। फिर वो जब बस से उतर रही थी तभी उसके पीछे रायजुन आकर खड़ा हो जाता है। वूरी सोचने लगती है कि उसके हाथों ने मेरे हाथों को कवर किया हुआ है और जानी पहचानी शैम्पू की खुशबू आ रही है। बिना पीछे मुड़े भी मैं बता सकती हूँ कि ये कौन है। मैं गिरने वाली थी इसलिए उसने मुझे बचाने के लिए पकड़ लिया, लेकिन फिर भी हम दोनों ज्यादा ही क्लोज नहीं हैं। लेकिन तभी रायजुन बस से उतर कर चला जाता है। ड्राइवर कहते हैं क्या तुम नहीं जाओगी। वूरी कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। और वो सोचती है ये क्या था, ये इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। ये छोटी छोटी बातें मुझे काफी ज्यादा सेंसिटिव बना रही हैं। मेरा मतलब शायद इतना सेंसिटिव होना अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में मैं बाउंड्रीज बना कर रखूं। फिर वो रायजुन को आवाज लगाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने ये अनजाने में करा था, लेकिन तुम मेरी पर्सनल स्पेस में दखल दे रहे हो। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा अगर तुम आगे से सावधान रहो तो। और वो सोचने लगती है रायजुन सबके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता है, उसे पता होता है कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर डांस क्लास में उसकी वो दोस्त। रायजुन कहता है क्या कहा, अनजाने में ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी कहती है अच्छा तो तुम उस लड़की को डेट क्यों नहीं करते जो कि प्रैक्टिस रूम में थी। और वो सोचने लगती है कि बेहतर रहेगा अगर सब कुछ क्लियर हो जाए, बेहतर रहेगा अगर वो परिस्थितियों को समझ जाए और खुद पीछे हट जाए। लेकिन आखिर क्यों, मैं और ज्यादा कंफ्यूज महसूस कर रही हूँ। तभी रायजुन कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। वूरी कहती क्या कहा, जेलस ऐसा कुछ नहीं है, मजाक करना बंद करो। एक टीचर होने के नाते मैं बस ये बता रही हूँ कि तुम्हें कैसा बिहेव करना है। रायजुन कहता है कि मैं किसी और को डेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई और है जिसे मैं पसंद करता हूँ। क्या तुम भूल चुकी हो या फिर भूलने का दिखावा कर रही हो। ऐसा बिल्कुल भी मत दिखाना कि
कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ वो इस वक्त मेरे सामने खड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन में जीहो को देखते हैं जो कि लॉकर रूम में थी और वही बात याद करती है जब उसने रायजुन से पूछा था क्या हम लोग सेम यूनिवर्सिटी चले, और वो सोचने लगती है कि कहो कि तुम ऐसा चाहते हो जैसे पहले भी मैं उसी स्कूल में आ गई थी जिसमें तुम आए थे, और आगे भी मैं इसी तरह तुम्हारी साइड पर रहना चाहती हूँ। रायजुन कहता है कि क्या मुझे सच में यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। जीहो सोचने लगती है लेकिन तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्ही को तो डांस करना था ना, इसीलिए तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। रायजुन कहता है कि जब तक कि मैं डांस कर सकता हूँ मुझे यूनिवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब है कि मैं डांस कंपटीशन में भी यही दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने जो किया था वो अवार्ड जीतने के लिए नहीं करा था। जीहो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे। रायजुन कहता है कि शायद से अब्रॉड चला जाऊंगा। फिर प्रेजेंट टाइम में जीहो गुस्से से लॉकर को कस के बंद करती है और कहती है कि अगर तुम अब्रॉड जाना चाहो तो तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन मैं इतनी दूर नहीं जा सकती। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। उसने ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि उसके फ्यूचर में मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। फर्क नहीं पड़ता, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ उसकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। जितना भी मैं रायजुन का पीछा करती हूँ वो मुझसे उतना ही दूर चला जाता है। आखिरकार उसने अब्रॉड जाने के बारे में क्यों सोचा। फिर नेक्स्ट ऑफिस का सीन देखते हैं। टीचर्स कहती हैं कि रायजुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रायजुन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। पूरी सोचती है कहीं ये मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो स्कूल में ऐसा दिखाए कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन रायजुन आकर सीधा पूरी का नाम लेता है। पूरी सोचती है ये अपनी ही बातों से इनकार कर रहा है, इसने तो कहा था कि मुझे स्कूल में नहीं पहचानेगा। फिर वो रायजुन से कहती है हाँ बताओ क्या चाहिए था। रायजुन कहता है कि मेरी उंगली में चोट लग गई है। पूरी कहती है क्या उंगली में चोट लग गई, लेकिन ये नर्स ऑफिस नहीं है। रायजुन कहता है लेकिन मेरी बैंडेड तो तुम्हारे पास है ना। फिर वो अपनी आंखों से बताता है कि तुमने वो मुझे दी थी इसलिए वो मेरी है। पूरी सोचने लगती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो नहीं चाहिए थी। फिर वो रायजुन से कहती है कि अरे हाँ मैंने ही उन्हें रख लिया था। फिर वो बैंडेज रायजुन को दे देती है और रायजुन कहता है कि एक हाथ से इसे लगाना काफी मुश्किल है, क्या तुम बैंडेज लगाने में मेरी मदद कर दोगी टीचर। वूरी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम खुद लगा सकते हो। वो सोचने लगती है आखिरकार इसकी दिक्कत क्या है, हानबिन सीनियर भी हम लोगों को देख रहे हैं। फिर वो रायजुन से कहती है अच्छा ठीक है यहाँ पर आकर बैठ जाओ, और वो सोचने लगती है कि हाल ही में हानबिन सीनियर ने मेरी तारीफ करी है, मुझे लगता है अगर मैं रायजुन के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हानबिन रायजुन को देखता है तो वही बात याद करता है जब रायजुन ने कहा था कि माफ करना लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वूरी उसके बैंडेज लगा रही थी और धीमे से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम स्कूल में मुझे नहीं पहचानोगे। रायजुन कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ उसके मुंह से वो बात सुनने के बाद जो मैं कभी सुनना नहीं चाहता था। और रायजुन वही बात कर रहा था जब वूरी ने कहा था कि तुम उस लड़की को डेट क्यों नहीं करते। वूरी सोचने लगती इस मामले को संभालने के मेरे पास कई तरीके थे, तुम बस एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जिस पर तुम भरोसा कर सको, और इत्तेफाक से मैं उस जगह पर मौजूद थी। और तुम अभी जवान हो इसलिए कंफ्यूज हो गए हो कंफर्ट और प्यार के बीच में, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं इस दर्द को अच्छे से जानती हूँ जो इन सब के पीछे छुपा हुआ होता है। फिर वो रायजुन से कहती है मैंने बैंडेज लगा दिया है लेकिन अच्छे से नहीं लगा, इसलिए तुम नर्स ऑफिस जाकर दिखा लेना। और वो सोचने लगती है तुम्हें कोई भी चोट देने के बजाय मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि तुम्हारे लिए कोई और सूट करता है जो कि तुम्हारे साइड पर खड़ा रहेगा, लेकिन अंत में मैं यकीन के साथ नहीं बता सकती कि कौन सा कदम बड़ा घाव देकर जाएगा। लेकिन वूरी की ये बात सुनकर हानबिन को बहुत मजा आ रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। और रायजुन सोचने लगता है कि ये साफ साफ रिजेक्शन था, लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी। तभी हानबिन आकर कहता है कि ये वो फाइल है जो कि तुमने मुझसे मांगी थी। वूरी सोचने लगती है कि ये किस फाइल की बात कर रहे हैं। वो जैसे ही फाइल को खोलती है शर्मा कर तुरंत बंद कर देती है और सोचने लगती है कि आखिर ये क्या था सीनियर, आखिर आप क्या सोच रहे हैं। फिर वो फाइल को खोलती है, उसके अंदर पर्ची लगी हुई थी जिसके अंदर लिखा था मैं निराश हो गया था क्योंकि हम लोग पिछले बार नहीं मिल पाए थे, तो कैसा रहेगा हम इस वीकेंड चले। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरे पास वक्त रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। उसी वीकेंड वूरी तैयार होकर जा रही थी और सोच रही थी सच कहूँ तो मेरे पास कोई और प्लान्स नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना थोड़ा चिढ़ा देने वाला हो जाएगा या फिर मैं सिर्फ घबरा रही हूँ। लेकिन सब
सबसे बड़ी बात, आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी भी आधे में लटके हुए हैं। कहीं वो मेरे कन्फेशन का जवाब तो नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं था। शायद से वो बताने वाले होंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं। अगर ऐसी बात है तो कहीं मुझे रिजेक्शन तो नहीं मिलने वाला। फिर वो याद करती है जब उसे जिमिन का बाल मिला था और वो सोचती है नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, मैंने पहले भी खुद को ये बात बताई है ना कि मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। हालांकि मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट या फिर लास्ट डेट हो सकती है। मेरा मतलब अगर वो मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं तो कम से कम उन्हें थोड़ा तो पछतावा हो। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसके सामने रायजुन खड़ा हुआ था। वूरी कहती है कि तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। रायजुन कहता है क्या तुम किसी से मिलने जा रही हो? मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये बात मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। वूरी कहती है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो, मैं एक डेट पर जा रही हूँ। अगर मैं नहीं बताऊंगी तब भी तुम समझ गए होगे कि वो इंसान कौन है, और वो मुझे इसलिए लेने के लिए नहीं आई क्योंकि मैंने ही मना करा था। वो सोचने लगती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कुछ वक्त के लिए कार में नहीं बैठना चाहती। रायजुन सोचने लगता है कि तुमने उसे यहाँ पर आने से रोक दिया, लेकिन क्यों? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती हो किसी को भी पता चले कि मैं भी यहीं पर रहता हूँ? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें बिल्कुल भी जाने देने का। फिर अचानक से वो वूरी के बालों से बैंड निकाल देता है और कहता है कि तुम ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। वूरी कहती है क्या सच में? वैसे वक्त हो गया है, अब मुझे जाना होगा। और रायजुन सोचने लगता है मैं तुम्हें सच में जाने देने से रोकना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं रिजेक्ट हो गया था, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने ज्यादा जोर दिया तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन सच में आज तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। फिर वूरी भागते भागते पहुंच जाती और कहती माफ कर दीजिएगा कि मुझे देर हो गई। हानबिन कहता है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ 1 मिनट लेट हुई हो। वैसे आज तुम काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही हो। वूरी कहती है क्या सच में? वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वो सोचने लगती है शायद से बालों को खोलकर आना ठीक था, मुझे इसके लिए रायजुन को शुक्रिया बोलना चाहिए। चाहे मेरे वन साइडेड लव का कोई भी एंड हो, मैं उसका सामना करूंगी, क्योंकि मैंने ये खुद से कहा था कि आज का दिन मैं खुशी खुशी बिताऊंगी। फिर वो लोग लाइब्रेरी वगैरह घूमने जाते हैं। उसके बाद कैफे में बैठे हुए थे। वूरी सोचने लगती है वैसे हैरानी की बात है, मुझे काफी मजा आ रहा है और इसीलिए मेरे अंदर छोटी सी झूठी उम्मीद जागने लगी कि शायद से वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ कि पता नहीं ऐसा दिन आए या ना आए। तभी बेल बजती है। हानबिन कहता है कि मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। फिर वूरी खुद को शीशे में देखकर सोचने लगती है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि रायजुन इस तरह का रिएक्ट करेगा। क्या उसे फाइनली समझ आ गया है कि उसे क्या जाने देना चाहिए? शायद से रायजुन का सपोर्ट मेरे लिए एक लक की तरह था जिसकी आज मुझे जरूरत थी। तभी उसकी नजर हानबिन के फोन पर पड़ती है जिसके ऊपर जिमिन का कॉल आ रहा था। वूरी सोचने लगती है जिमिन, रुको, मैंने पहले ये नाम कहीं तो सुना है। फिर वो एक यूनिवर्सिटी का सीन याद करती है और कहती है कि ये तो सीनियर की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम है। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो कौन है, मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। हालांकि मुझे पहले से ही शक था, उसके बावजूद मैं निराश हो गई। इस बात से मुझे खुद से नफरत हो रही है। फिर हानबिन वापस आ जाता है और वूरी कहती है आज मुझे बहुत मजा आया, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा महसूस हुआ। हानबिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे भी काफी मजा आया वूरी। और वूरी सोचने लगती है कि मैं उम्मीद कर रही थी कि हम और भी ऐसे दिन बिताएंगे, लेकिन फाइनली मुझे समझ आ गया आपने इस दिन मुझे क्यों बुलाया था। आप मेरे साथ सब कुछ क्लियर करना चाहते थे ताकि आप अपनी एक्स के पास वापस जा सके, लेकिन फिर भी आपने अंत में तमीज के साथ मुझसे बात करने की कोशिश करी। शायद इसी बात ने मुझे आपकी तरफ आकर्षित करा था और इसी बात की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। मैं आपको पसंद करती हूँ तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकती हूँ कि आपको वो जवाब दूं जो कि आप सुनना चाहते हैं। फिर वो हानबिन से कहती है कि मैं सच में आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। हानबिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? वूरी कहती है कि मेरा मतलब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। तभी हानबिन उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुम क्या बस इस तरह से चली जाओगी? और आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? वूरी कहती है कि कभी कभी आपकी अच्छाई चाकू की तरह एक गहरा घाव दे जाती है। ये सुनकर हानबिन हैरान हो जाता है। वूरी सोचती है कि मैंने अच्छा करा, मुझे यही करना चाहिए था। जिसको अपना वन साइडेड लव खत्म करना है वो हानबिन नहीं बल्कि मैं हूँ। हमेशा मैं ही थी जो कि उनकी फीलिंग्स को खुद के अंदर दबाई हुई थी और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अब काफी देर हो चुकी है और मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था उस प्यार को जाने देना जिसको मैंने 5 सालों तक थामे रखा था, लेकिन अब मैं और झेल नहीं सकती, भले ही मैं इससे टूट क्यों ना जाऊं। मेरा गला जम सा गया है और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे।
फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन को देखते हैं जो सोच रहा था कि पहले ऐसा लग रहा था ये कुछ ऐसा है जो आसानी से टूट सकता है, लेकिन वो दीवार मेरी सोच से भी ज्यादा मजबूत निकली, इसलिए मेरे पास रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैंने ज्यादा जोर दिया तो वो मुझसे और दूर चली जाएगी, और अगर मैंने हद पार करने की कोशिश करी तो शायद से मैं ही दूर फेंक जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं। अगर कमजोर वक्त में मैं उसके पास जाऊंगा तो शायद से वो मना नहीं कर पाएगी। मेरे जैसे किसी इंसान के प्यार में पड़ना उसके लिए दर्द का कारण बनेगा, इसलिए मैं उसको जाने दूंगा बिना किसी लड़ाई के। फिर वो याद करता जब उसने हानबिन से कहा था कि उसे तकलीफ मत पहुंचाना। फिर रायजुन अपने मन में कहता मुझे लगता है इस बात के कोई मायने नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वापस लौटो, वो भी पूरी तरह से कमजोर। फिर वूरी को देखते हैं जो कि एक शॉप में सिगरेट लेने के लिए आई थी। तभी उसके सामने कोई कैंडी ला कर रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि रायजुन था। वूरी ने रायजुन की तरफ देखा नहीं था, लेकिन वो बैंडेज देखकर समझ जाती है कि ये कौन है। फिर वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस कैंडी को नहीं उठाती। तभी रायजुन आता है और सिगरेट लेकर उसके हाथ में कैंडी पकड़ा देता है। वूरी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे अभी ये वापस करो। रायजुन कहता है कि तुम्हें पता है कि सिगरेट पीना कितना ज्यादा खतरनाक है। जब भी तुम उदास होती हो तो सिगरेट पीती हो और तुम्हारी ये आदत बन चुकी है। और रायजुन सोचने लगता है कि मुझे पता है कि ये रोई है और मुझे इस बात की उम्मीद थी, लेकिन इस हालत में जब मैं इसे अपने सामने देख रहा हूँ तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा उबल रहा है। फिर वो वूरी से कहता है कि जैसे तुम्हें मेरे पैरों की फिक्र थी वैसे ही मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि मुझे ये जगह कैसे मिली? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम बस यहाँ पर इत्तेफाक से टकरा गए क्योंकि ये कन्वीनियंस स्टोर हमारे घर के आसपास है? सिगरेट पीने से तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल रुमाल बनने के लिए आया हूँ। वूरी कहती है कि ये एकदम बेतुकी बात है। रायजुन कहता है तो फिर शायद तुम किसी राह चलते रुमाल का इस्तेमाल करने से नहीं मना करोगी। वूरी सोचने लगती है कि इस वक्त इसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है और ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। फिर वो रायजुन से कहती है लेकिन तुम सिर्फ राह चलते कोई नहीं हो। रायजुन कहता है लेकिन ये तो तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम ऐसा ही करने वाली हो तो बस थोड़ी देर के लिए मुझे सहारा बना लो। फिर वो रायजुन से कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा बड़ा रुमाल कहाँ पर मिलेगा। रायजुन मुस्कुराने लगता है, उसके बाद उसे धीमे से गले लगा लेता है। वूरी सोचती है कि मुझे इसे दूर कर देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है इस वक्त मेरे हाथों के अंदर ताकत ही नहीं है। एक ऐसे इंसान से एकदम उल्टा जो बहुत सावधानी बरतता है। लेकिन रायजुन ऐसा नहीं है, वो इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन अभी मुझे काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही है। फिर अगली सुबह स्कूल का सीन देखते हैं। हानबिन आकर वूरी से कहता है मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुमको सब कुछ समझा सकता हूँ। मेरा मतलब मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। और वूरी सोचने लगती है क्या ये पहली बार है जब सीनियर ने खुद आकर मुझे कुछ समझाने की कोशिश करी है।